हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 20 जून और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20 जून 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। बड़े दिनों के बाद डिजिटल बोर्ड पर वापसी हुई है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डिटेल से करंट अफेयर आज की हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कल का रिविज़न करेंगे, उसके बाद आज की करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने क्या चीज़ें पढ़ी थी? कल हम लोगों ने साथियों पढ़ा हुआ था कि 18 जून को आर्टिस्टिक गौरव दिवस मनाया गया। थीम थी अनअपोलॉजिटिकली आर्टिस्टिक। जून 2025 में भारतीय नौसेना ने आईएनएस अरनाला को कमीशन किया है विशाखापत्तनम से। ईरान ने अभी इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया है। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया, उसके जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया। बिहार में भारत की पहली मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत की गई है। इसके अलावा आर्मन डुप्लांटिस, इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 12वीं बार विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया हुआ है। इन्होंने पोल वॉल्ट में 6.28 मीटर की ऊंची छलांग लगा करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। हरियाणा में भारत के सबसे बड़े गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का अभी उद्घाटन किया गया। और भारत की टेनिस स्टार अंकिता रैना, इन्होंने फ्रांस की एलिस रॉब के साथ मिलकर के $40,000 ITF का महिला टेनिस टूर्नामेंट में डबल्स का खिताब जीता है। इन दोनों की जोड़ी ने, अंकिता रैना और एलिस रॉब की जोड़ी ने। TCS ने वित्तीय परिचालन को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए CEB, जो कि एक पेरिस की बैंक है, उसके साथ समझौता किया है। उसको बेसिकली टेक्नोलॉजी सुविधा प्रोवाइड करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने अभी 3,000 रुपये का एक फास्टैग एनुअल पास टाइप का प्लान लॉन्च किया है। इस पर मैंने आपको डिटेल वीडियो भी दी है, कल की वीडियो में मैंने आपको समझाया था। संयुक्त राष्ट्र ने 4 दिसंबर को एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है। तो अब से ये 4 दिसंबर को मनाया जाएगा, पहली बार इसी साल मनाया जाएगा। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है रिवीजन। अब हम लोग आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन जो आपने पढ़ा था उसकी PDF और क्विज अगर आपको चाहिए तो आप एनजेटी ऐप पर जाइए, बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर मिलेगा कंटेंट, ठीक है। यहीं पर आपको फ्री PDF सेक्शन में फ्री PDF मिल जाएगी, फ्री क्विज सेक्शन में आपको इसकी क्विज मिल जाएगी। इसके अलावा भी ई बुक्स वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट NTP सिखाया हुआ है, मात्र 5 रुपये में आप 20 मॉक टेस्ट प्राप्त कर पाओगे और डेली मॉक टेस्ट होता है, उसको भी आप ज्वाइन कीजिए। पहला क्वेश्चन जैसे कि आप जानते हो दिवस से होता है। पहला क्वेश्चन आज का है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट दिवस है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है, ठीक है ना। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। रिफ्यूजी या शरणार्थी कई बार मजबूरी से जाते हैं, कई बार अपने आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं। लोग एक देश से दूसरे देश में कई बार मजबूरीवश जाना पड़ता है। कई बार उनसे अच्छे बिहेव किए जाते हैं, कई बार बहुत बुरी तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अभी आज के टाइम पर आप देखो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में जितने भी रिफ्यूजी हैं उन्हें ये एलियंस कहते हैं, मतलब उन्हें एलियन कहकर बुला रहे हैं। उसके बाद हथकड़ियाँ बेड़ियाँ बांध करके उनको भेज रहे हैं उनके देशों में। तो इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट या एलियन इस टाइप के बुलाते हैं। खैर, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो रिफ्यूजीज़ हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी इसके इंश्योरेंस के लिए यहाँ पर मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष ये 20 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो है 20 जून को ये समर्पित है। तो आज यानी कि आज के दिन में ये मनाया जाता है। युद्ध, उत्पीड़न या प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपने घरों से भाग कर के लिए मजबूर होते हैं। रिफ्यूजीज़ में बहुत सारे, जैसे भारत में भी बहुत सारा रिफ्यूजी का प्रॉब्लम है। बहुत सारे बांग्लादेशी अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर करने के लिए भारत में आ जाते हैं, घुस जाते हैं, ठीक है। असम में, पश्चिम बंगाल में बहुत सारी मात्रा में बांग्लादेशी हैं। म्यांमार से रोहिंग्या मुस्लिम्स बहुत सारी मात्रा में बांग्लादेश में भी घुसे, इंडिया में भी घुसे। तो कई बार कुछ अच्छे आते हैं, कुछ लोग भाग करके आते हैं, कुछ भगा करके आते हैं, भगाए जाते हैं, और कुछ लोग जो है अपनी बेहतर लाइफ स्टाइल के लिए आते हैं। खैर, जो भी होता है, थीम इस बार की है सॉलिडेरिटी विद रिफ्यूजीज़, ठीक है, यानी शरणार्थियों के लिए एकजुटता। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सन 2000 में 20 जून को ये दिवस घोषित किया था। ठीक वैसे ही जैसे मैंने अभी आपको बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 जून को दिवस घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ही कोई दिवस अनाउंस करती है, ठीक है, उसके बाद पूरा विश्व मनाता है। तो पहली बार 2001 में ये मनाया गया, ठीक है। अगला,
ये कल दिवस हम लोगों ने रिवीजन किया था, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो लोग नए हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, इस पर लगातार मैं ट्रेंडिंग टॉपिक में आपको अपडेट्स देते रहा हूँ। इसी तर्ज पर भारत की बहुत सारे वहाँ पर स्टूडेंट्स, बहुत सारे नागरिक वहाँ पर फंसे थे, तो भारत सरकार ने उनको वहाँ से निकालने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु चला करके उन्हें वापस लाया जा रहा है। भारत सरकार समय समय पर अपने नागरिकों को अन्य देशों में जब भी कोई वहाँ पर आपदा आती है या फिर कोई विपत्ति आती है, कोई युद्ध होता है, तो वहाँ से निकालती है। और भारत सरकार इसीलिए यहाँ पर प्रतिबद्ध है। और यही टाइम होता है जब लोगों को मतलब बिल्कुल आभास होता है, खास करके ऐसे लोगों को जो बेहतर लाइफ स्टाइल, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि एक से एक बड़े से बड़े इंजीनियर, वो जा करके थोड़ा सा ज़्यादा पैकेज मिला तो भाग जाएंगे, अपने देश के लिए काम नहीं करेंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, ब्रिटेन चले जाएंगे या कहीं और देश चले जाएंगे। उसके बाद जब फंसते हैं, अटकते हैं, तब उनको भारत की याद आती है, तब देशभक्ति याद आती है। खैर, जो भी है, अलग अलग मत हैं, अलग अलग टाइप हैं। खैर, यहाँ पर ईरान में जो फंसे भारतीय हैं, इनको निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया है। ये पॉइंट पूछा जाएगा एग्जाम में, याद रखना। और भी ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन पास्ट में हुए हैं, अभी मैं आपका रिवीजन करवाऊंगा। 18 जून को ये शुरू किया गया है। अभी 110 भारतीय छात्र पहले चक्कर में लाए गए हैं। खैर, आर्मेनिया के थ्रू लाए गए हैं, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पर और बहुत सारे ऑपरेशन हैं जो चलाए गए हैं, उसको मैं आपको ई बुक में तो वैसे तो पूरा मैंने आपको टेबल ही बना करके दिया हुआ है स्टैटिक की, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा भी आप यहाँ पर देखो, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था जब रसिया यूक्रेन युद्ध छिड़ा था, तो यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था अफगानिस्तान 2021 में, जब अफगानिस्तान में तालिबान शासन आ गया था, तो उस टाइम पर भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। ऑपरेशन संकट मोचन चला करके दक्षिण सूडान से भारतीयों को निकाला गया था। ऑपरेशन राहत चला करके यमन से। लीबिया में 2011 से ऑपरेशन सेफ कमिंग, ऑपरेशन सुकून लेबनान से। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन चलाया जाता है। ऑपरेशन दोस्ती चलाया गया था जब तुर्की और इराक में अभी जब भूकंप आया था, तो उनकी मदद के लिए। कई बार मदद के लिए भी चलाते हैं ऑपरेशन हम लोग, और कई बार अपने भारतीयों को निकालने के लिए। ठीक है, चलिए। हाल ही में किस प्रख्यात पत्रकार को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? पद्म भूषण, जो कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार और तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। ये पुरस्कार अभी दिया गया है एक बहुत ही फेमस पत्रकार रहे राम बहादुर राय, श्री राम बहादुर राय जी को ये पुरस्कार दिया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये दिया गया है। गृह मंत्रालय में महानिदेशक हैं श्री सतपाल चौहान जी, इन्होंने ये पुरस्कार इनको समर्पित दिया मतलब। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ट्रस्ट के ये अध्यक्ष हैं, कौन? राम बहादुर राय जी, और एक पत्रकार भी हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर युक्त इनको मिला है, क्योंकि ये उस टाइम पर नहीं अवेलेबल हो पाए थे जब राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार दिया जा रहा था। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रपति जी ने 2 बार में 2 शिफ्ट में करके नागरिक सम्मान दिए हैं। खैर, तो ये याद रखना, तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान और दूसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार है, पद्म भूषण। सेबी के बोर्ड में नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला आर्थिक मामलों की सचिव कौन बनी है? तो सेबी के बोर्ड में अभी शामिल हुई हैं अनुराधा ठाकुर, और अनुराधा ठाकुर बन गई हैं सेबी के बोर्ड में नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला आर्थिक मामलों की सचिव, अनुराधा ठाकुर। अच्छा, एक बात याद रखना, सेबी की चीफ थी माधवी पुरी बुच, जिन पर बहुत सारे आरोप भी लगे जब वो हटी, अपना पद छोड़ी जब, तो उसके पहले तक भी बहुत सारे आरोप लगे थे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उस पर भी उन पर आरोप लगे थे। तो वो पहली महिला महानिदेशक थी, पहली महिला अध्यक्ष कह सकते हो आप। तो सेबी के बोर्ड में वो पहली महिला अध्यक्ष थी। यहाँ सेबी बोर्ड में सचिव की बात हो रही है, मतलब कि सेबी बोर्ड में यहाँ पर आर्थिक मामलों की सचिव ये नियुक्त की गई हैं। तो ये सचिव के मामले में पहली महिला है। अगर सेबी की पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो अब आप माधवी पुरी बुच ही बताएंगे। ठीक है, तो इनकी जगह पर अजय सेठ की जगह पर ये आई हैं। अजय सेठ जो हैं ये अब गए हैं, तो 1 जुलाई 2025 से अपना पद ग्रहण करेंगी, यानी आने वाले 10 दिनों के बाद से अजय सेठ के स्थान पर। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में सरकार की ओर से सदस्य नियुक्त की गई हैं। तो ध्यान रखना, ये महिला आर्थिक मामलों की सचिव बनी हैं। सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो भी शेयर मार्केट, जो भी म्यूचुअल फंड, इन सब का जो भी होता है उसके लिए रेगुलेटरी बॉडी होती है। 1992 में इसको पूरी तरीके से पावर मिली थी, हालांकि ये स्थापित तो 1988 में ही हो गया था। मुख्यालय इसका मुंबई में है, तुहिन कांत पांडे इसके अध्यक्ष हैं। अगला,
एक और जरूरी बात, लास्ट 6 मंथ की ई बुक आ चुकी है, हिंदी वाली जिनको लेना है वो ले लें, इंग्लिश वाली 1-2 दिनों में आ जाएगी, अभी उस पर काम चल रहा है। इस ई बुक में खास बात यह है कि इसमें आपको चैप्टर वाइज डिटेल कंटेंट के साथ आपको प्रश्नोत्तर माध्यम में मिलेगा, जैसा कि आपकी मंथली ई बुक होती है वैसे प्रकार के इसी में कंटेंट है। ग्राफिक्स, इमेजेस वगैरह को लगातार बढ़ाया जाता है, जिससे आपका पढ़ने का जो एक्सपीरियंस है वो इम्प्रूव किया जा सके। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें पिछले 6 महीने का करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपकी डिमांड थी, इसी वजह से इस ई बुक को लॉन्च किया गया है, बहुत सारे लोगों ने ले लिया है, आप लोग भी जाकर के इसे ले लीजिए। कहाँ से लेंगे? MZT ऐप से जाकर लेंगे। MZT ऐप पर जाना है आपको और यहाँ पर बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाकर के आपको कॉम्बो ई बुक में जाना है। बहुत सारे लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो बेस्ट ई बुक में जाओगे ना तो नीचे जाओगे, वहाँ पर कॉम्बो ई बुक्स का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से जाकर के आप इसे परचेज कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने अगले वर्ष यानी 2026 को घोषित किया है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। तो अगला साल जो होगा 2026, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष को समर्पित होगा और इसके रूप में पूरे साल भर को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। UN ने घोषणा की है, तो हो जाता है इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से भी, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे 2023 को बाजरा का या कहीं मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया था, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, वो भारत की पहल पर किया गया था, इसलिए बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया था। 2026 की बात करें अगर, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो। इसका उद्देश्य महिलाओं की कृषि में भागीदारी और चुनौतियों, इसको वैश्विक मंच पर लाना। भारत जैसे देशों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में लगभग 80% इकोनॉमिकली सक्रिय महिलाएं जो हैं ये कृषि में लगी हैं, लेकिन केवल 8.3% महिलाएं ही हैं जिनके नाम भूमि है, मतलब जो भूमि की मालिक हैं। अगला, हाल ही में बान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो बान जलवायु जो परिवर्तन सम्मेलन है यानी क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, ये बान में ही होता है। बान जर्मनी का एक शहर है, जर्मनी के बान में होता है बान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। ये कॉप की तरह होता है। कॉप माने कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो जो कॉप होता है वो तो अलग अलग शहरों में होता है, अलग अलग जगह पर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो अभी कॉप 29 हुआ था। कॉप 29 आप जानते हो बाकू अज़रबैजान में हुआ था, ठीक है, बाकू अज़रबैजान में हुआ था। और कॉप 30 जो होगा, कॉप 30 अगली साल ये होगा ब्राज़ील में, ये भी याद रखना, ब्राज़ील में। लेकिन ये जो बान जलवायु सम्मेलन है ये जर्मनी में हुआ है। यहाँ पर देखिए बान क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस बिगन्स एवरीथिंग यू नीड टू नो। तो यहाँ पर बान क्लाइमेट के बारे में देखो, ये क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है ना उसके प्रति इसमें अवेयरनेस फैलाने के लिए, देशों को टारगेट्स देने के लिए, देशों को सतर्क करने के लिए कि भाई क्लाइमेट चेंज में आप ज़्यादा भागीदार ना बनो, कोशिश करो कि आपकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइमेट चेंज ना हो, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होगा तो वो पूरा वैश्विक खतरा है। क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कार्बन का एमिशन ज़्यादा हो रहा है। कार्बन का एमिशन ज़्यादा होता है तो क्लाइमेट चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज होने से बहुत सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं, मतलब संतुलन बिगड़ता है एक प्रकार से। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करने पर फोकस किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि मान लो आप कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अगर बढ़ाओगे, CO2 बढ़ाओगे ना, ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि CO2 ग्रीन हाउस गैसों में CO2 का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। उसकी वजह से, ग्रीन हाउस गैसों की वजह से आप जानते हो टेम्परेचर बढ़ता है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबली टेम्परेचर बढ़ेगा, उसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग होना। ग्लोबल वार्म हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होती है, तो समुद्र का पानी और ज़्यादा वेपराइज होता है। इसके अलावा जो ग्लेशियर्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में पिघलने लगते हैं। तो एक तो ज़्यादा वेपराइज हो रहा है, ज़्यादा बारिश होने रही है, दूसरा ग्लेशियर्स ज़्यादा मात्रा में पिघल रहे हैं। जब ज़्यादा मात्रा में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ज़्यादा बारिश हो रही है, तो समुद्र का जलस्तर बढ़ने लगता है। समुद्र का जलस्तर जब बढ़ता है तो उससे चीज़ें और अस्त व्यस्त होती हैं। बहुत सारे जो छोटे मोटे द्वीप देश हैं वो डूबने लगते हैं। बहुत सारा जो कंट्री हैं, बहुत सारे द्वीप हैं वो विलुप्त होने लगते हैं, बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त होने लगती हैं उसकी वजह से। तो इसलिए कोशिश किया जाता है कि क्लाइमेट चेंज ना हो। और CO2 की मात्रा बढ़ने से श्वसन वगैरह में, बाकी चीज़ों में जो प्रॉब्लम आती है वो तो आती ही है, प्रदूषण वगैरह की समस्या। तो 5000 से अधिक प्रतिभागी इसमें थे। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत इसका आयोजन किया जाता है। 16 जून को हुआ जर्मनी के बान शहर में। बात समझ में आ गई? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की तरह ही है। इसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन माना जाता है। ओके, चलिए अगला। वैसे मैंने आपको एक
प्रदूषण पर एक वीडियो दिया हुआ है, जिसमें इंडिया के बहुत सारे जो संगठन जब जब स्थापित हुए उस पर मैंने वीडियो आपको दी थी। यहाँ पर कुछ और आयोजन सम्मेलन हैं, उनका आज रिवीजन करेंगे। जैसे योगा कनेक्ट हुआ था अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में। योग दिवस कल होने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आप जानते हो भारत ही नहीं पूरा विश्व मनाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, भारत की पहल पर ही। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन फ्रांस और कोस्टा रिका में होगा। G7 समिट ये अल्बर्टा कनाडा में हुआ। 22वां सांग्रीला वार्ता एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन सिंगापुर में हुआ। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट नई दिल्ली में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन नीदरलैंड में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तीसरा भारत 6G अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये ब्राज़ील में इस बार हुआ। इसके अलावा 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन ये हुआ नई दिल्ली में। ठीक है, अगला, किस एनिमेशन फिल्म को फ्रांस में NAC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार दिया गया? तो ये फिल्म थी देसी ऊन। देसी ऊन जो फिल्म थी, भारतीय एनिमेशन फिल्म, ये फ्रांस में NAC इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार जीती हुई है, देसी ऊन। ठीक है जी, तो ये अवार्ड इसे मिला हुआ है। ये भारतीय एनिमेशन फिल्म निर्माता सुरेश एरियात द्वारा निर्देशित है, इनके द्वारा ये डायरेक्ट किया गया है, ये इसके डायरेक्टर हैं। ठीक है, तो ये 2025 में मनोरंजन शिखर सम्मेलन, देखिए जो वेब्स शिखर सम्मेलन हुआ था ना, वेब्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, तो ये जो हुआ था मुंबई में, इसमें ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब पाई थी। अगला, जून 2025 में पीएम मोदी की क्रोएशिया यात्रा के दौरान भारत और क्रोएशिया के बीच कितने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? तो भारत और क्रोएशिया के बीच में 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये 4 समझौते आपके सामने यहाँ पर हैं। भारत और क्रोएशिया एक बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर भारत की विजिट हुई, क्योंकि इंदिरा गांधी जी, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसके बाद फिर पीएम मोदी तीसरे प्रधानमंत्री थे जो यहाँ पर गए। क्रोएशिया भारत के प्रधानमंत्री कब गए? पहले ये गए साइप्रस से गए G7 समिट में हिस्सा लेने कनाडा से लौटते समय ये आए क्रोएशिया। ठीक है ना, अब क्रोएशिया, वहीं कनाडा से लौटते समय इनको इनविटेशन आया US में, ट्रंप ने इनवाइट किया, लेकिन वहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गए। उसके बाद फिर आए क्रोएशिया से फिर अब आएंगे भारत। ठीक है, क्रोएशिया से 4 महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? एग्रीकल्चर को लेकर के दोनों देशों के बीच में सहयोग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के, कल्चरल आदान प्रदान, क्रोएशिया के जाग्रेब यूनिवर्सिटी में हिंदी पीठ की स्थापना को लेकर के। तो ये 4 महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। 15 से 19 जून तक 3 देशों की यात्रा पर पीएम मोदी गए हुए थे। ठीक है जी, जुलाई 1992 में क्रोएशिया के साथ राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे भारत के, ये भी याद रखना, सिविल सर्विसेज एग्जाम वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब होती है, यूरो इसकी मुद्रा होती है। जाग्रेब जो है राजधानी बहुत पूछी गई है एग्जाम में, इसे याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति जोरान मिलोनोविक हैं, प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लोन्विक हैं। यूरोप में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है यूरोप में? तो आप देखिए यूरोप में, ये यूरोप का मैप है। यूरोप में आपको ये जर्मनी दिखेगा, इटली दिखेगा, ऑस्ट्रिया दिखेगा। यहीं पर छोटा सा एक देश क्रोएशिया आपको दिख जाएगा। ये बॉर्डर इसका कुछ है क्रोएशिया का, ठीक है ना, ये है क्रोएशिया, हंगरी के पास में ही आपको दिखेगा। चलिए, तो ये क्रोएशिया के बारे में आपके सामने जानकारी थी। कौन सा देश 2026 में 10वें ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी करेगा? तो 10वां ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 में होने जा रहा है, और 2026 में ये होगा इंग्लैंड में, यानी इंग्लैंड इसकी मेज़बानी करने जा रहा है। इंग्लैंड में आयोजित होगा। इस बार 12 टीमें इसमें खेलेंगी, हिस्सा लेने वाली हैं। 12 जून से 5 जुलाई तक ये आयोजन किया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, 10वां संस्करण होगा, ये भी याद रखना। पिछली बार की विजेता कौन थी? तो न्यूजीलैंड विजेता थी। न्यूजीलैंड विजेता है, याद रखना। न्यूजीलैंड की महिला टीम ने अभी ये T20 विश्व कप जीता हुआ है। इसके अलावा न्यूजीलैंड की टीम ने ही पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता था, और कोई भी न्यूजीलैंड की टीम ने कुछ नहीं जीता है अभी। ठीक है, पुरुष टीम ने तो कोई T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है। सबसे ज़्यादा T20 वर्ल्ड कप में अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ही जीती है, महिलाओं में भी। ठीक है, और 2009 से इसकी शुरुआत हुई थी T20 विश्व कप की। प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित किए जाते हैं ICC द्वारा। ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, 1909 में इसकी स्थापना हुई थी, और दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। जय शाह इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला,
किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात पर्यावरणविद और वन्यजीव विशेषज्ञ मारुति चितमपल्ली का हाल ही में निधन हो गया। मारुति चितमपल्ली बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे ये पद्मश्री से सम्मानित थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। बहुत ही फेमस पर्यावरणविद थे ये मारुति चितमपल्ली। इन्हें अरण्य ऋषि के नाम से जाना जाता था, अरण्य ऋषि, ठीक है, वनों के ऋषि। खैर, महाराष्ट्र के सोलापुर में आयु संबंधी रोग के कारण इनका निधन हुआ है। इन्हें पद्मश्री मिला था वनों के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के प्रति इनका जो भी समर्पण रहा, जो भी योगदान रहा, उसके लिए। तो प्रख्यात पर्यावरणविद पद्मश्री से सम्मानित इनका निधन हो गया। 2025 में ही इनको अभी पद्मश्री मिला था। तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पर कुछ लिस्ट है जो पिछले दिनों में हुई आर्बिट्रीज हैं, इनको आप लोग याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये आपको PDF में दी ही जाएगी। PDF आप याद रखना कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पर। PDF आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी और MZT ऐप पर तो आपको अगले दिन मिल ही जाएगी। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर फ्री PDF आपको मिल जाएगा हर दिन का। और ई-बुक अगर आपको लेना है तो लास्ट 6 मंथ की ई-बुक आप ले सकते हो। GS सफलता 4.0 बैच भी आया है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करें अगर, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के महानिदेशक के बारे में मैंने पूछा था। तो देखिए, भूपेंद्र यादव अध्यक्ष बनाए गए हैं, लेकिन महानिदेशक SP यादव को बनाया गया है। प्योंगयांग किसकी राजधानी है? नॉर्थ कोरिया की, उत्तर कोरिया की। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है कि हाल ही में शुरू किया गया जो फास्टैग है NHI वार्षिक पास, ये कितनी यात्राओं के लिए वैध होगा? बताइएगा कमेंट करके। यूरोप का एकमात्र देश कौन सा है जहां पर राष्ट्रव्यापी ई-वोटिंग सफलतापूर्वक लागू है? दोनों ही क्वेश्चन कल की वीडियो से लिए गए हैं। इनका आंसर कल की वीडियो में भी आपको मिल जाएगा, और आपने अगर कल की वीडियो देखी होगी तो जरूर ही आंसर कर पाओगे। तो साथियों, इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।